Bismillahirrahmanirrahim. Today we start Unit 3, Physics Class 9. Name of the chapter is Dynamics. We will discuss conceptual questions of this chapter. First question is, why does dust fly off when a hanging carpet is beaten with a stick? Question ये है कि हम कारपेट को जब साफ़ करते हैं तो उसे स्टिक से मारते हैं तो उससे जो डस्ट होता है वो उड़ता है। आपने देखा होगा, ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। इसमें जो मेन आइडिया है वो है इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच it keeps a state of rest or motion, and when we want to change this state, it will offer resistance against this change. Inertia किसी भी मटीरियल ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत कोई भी बॉडी अपने चेंज के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ऑफ़र करती है। यानी सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, एक रुकी हुई बॉडी जो है वो हमेशा रुकी रहना चाहती है और एक चलती हुई बॉडी हमेशा चलती रहना चाहती है। अगर हम चलती हुई बॉडी को रोकना चाहेंगे तो ये बॉडी उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगी, या अगर हम रुकी हुई बॉडी को चलाना चाहेंगे तब भी ये बॉडी इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ऑफ़र करती है। अब जब हम कारपेट को स्टिक से मारते हैं तो असल में कारपेट मूव करता है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया डस्ट पार्टिकल अपनी ही जगह पे रेस्ट में रहते हैं। इस वजह से जब कारपेट स्टिक से मूव करता है, यानी जब हम कारपेट को स्टिक से हिट करते हैं तो कारपेट मूव करता है और ड्यू टू इनर्शिया डस्ट पार्टिकल अपनी ही जगह पे रहते हैं और वो कारपेट से अलहदा हो जाते हैं। तो इसका रीज़न है, दिस इज़ बिकॉज ऑन बीटिंग द कारपेट कम्स इन मोशन, but the dust particle try to remain in rest due to inertia of rest and hence come out of carpet. Second question is, if your hands are wet and no towel is handy, you can remove some of the excess of water by shaking them. Why does this work? अगर हमारे पास टॉवल ना हो, हाथ साफ़ करने के लिए तौलिया ना हो, तो हम अपने हाथों को झटका देते हैं जिससे हमारे हाथ कुछ ना कुछ सूख जाते हैं। इसकी क्या वजह है, ये किस तरह काम करता है? इसमें भी जो बेसिक आइडिया है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जब हम अपने हाथों को मोशन देते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो अपनी ही जगह पे रहते हैं और हमारे हाथों से अलहदा हो जाते हैं और हमारे हाथ सूख जाते हैं। तो इसकी रीज़न है, दिस इज़ बिकॉज शेकिंग ब्रिंग द हैंड इन मोशन बट द वाटर ड्रॉप्स ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड हैंस रिमूव्ड फ्रॉम आवर हैंड्स। Question 3. Why a balloon filled with air move forward when its air is released? हम देखते हैं कि जब हम बैलून में एयर फिल करते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो ये बैलून आगे की तरफ मूव करता है। इसमें जो मेन आइडिया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और एक और लॉ भी यहाँ
काम कर रहा है वो है एक्शन एंड रिएक्शन, यानी थर्ड लॉ ऑफ, यानी ड्यू टू एक्शन जो एयर बैलून में फिल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और ड्यू टू रिएक्शन बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन इसमें एक और आइडिया भी है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जिस मोमेंटम से एयर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, उसी मोमेंटम से बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ये मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में और मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसकी रीज़न है व्हेन द एयर इज़ रिलीज फ्रॉम अ बैलून, देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम the momentum of the escape air in backward direction is equal to the momentum of the balloon in forward direction. Therefore, the balloon moves forward. Next question is question 4. Why does the hose pipe tend to move backward when the fireman directs a powerful stream of water towards fire? फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाला जो अमला है और उसका वो टैंक है पानी से भरा हुआ, वो जब आग बुझाता है तो फायरमैन पाइप को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ता है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा तो ये एक्शन है वाटर का। एज अ रिएक्शन ये जो हॉस पाइप है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसी मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स अप्लाई करेगा। अगर फायरमैन इस हॉस पाइप को मजबूती से नहीं पकड़ेगा तो वो गिर सकता है, स्लिप हो सकता है। इस वजह से फायरमैन होस पाइप को बहुत मजबूती के साथ होल्ड करता है। तो रीज़न है कि व्हेन द वाटर फ्रॉम द होस पाइप रशिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट्स एक्शन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द रिएक्शन ऑफ द पाइप इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू विच it tends to move backward direction. Question 5. Your car stuck in wet mud. Some students on their way to class see your predicament by sitting on the trunk of your car to increase its traction. Why does this help? क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी कार कीचड़ में फंस जाए और कुछ स्टूडेंट्स हमारी मदद करना चाहते हैं तो वो गाड़ी के जो बैक साइड है, जो उसकी डिग्गी है, उस पर बैठ जाते हैं। इससे किस तरीके से हमारी मदद हो सकती है? तो यहाँ पे आप याद रखें, ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, एज अ रिएक्शन इस पे इतना ही नॉर्मल फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये नॉर्मल फोर्स है Fn। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस नॉर्मल फोर्स के। तो जब वो स्टूडेंट्स गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं तो असल में ये वेट इंक्रीज़ होता है, W इंक्रीज़ होता है, और जब वेट इंक्रीज़ होगा तो नॉर्मल फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब ये नॉर्मल फोर्स इंक्रीज़ होगी तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी हम गाड़ी के टायर्स को ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन प्रोवाइड कर सकेंगे और गाड़ी आसानी से उस कीचड़ से निकल आती है। तो मेन आइडिया है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। व्हेन द कार स्टक इन वेट मड, the friction
between tires and mud decreases, due to which car cannot move. So the student sit on the trunk of the car to increase the normal force. Then the friction also increases according to equation. ये इक्वेशन अगर आप देखें तो देखें नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रैक्शन के। जब नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होगी तो फ्रैक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी और कार आसानी से उस वेट मड में से निकल आएगी। हाउ डज फ्रैक्शन हेल्प यू वॉक? इज इट काइनेटिक फ्रैक्शन और स्टैटिक फ्रैक्शन? जब हम चलते हैं तो यही फ्रैक्शन है जिसकी वजह से हम ज़मीन पे पीछे की जानिब फोर्स लगाते हैं। एज अ रिएक्शन ज़मीन हमें आगे की तरफ पुश करती है। ये फ्रैक्शन अगर ना हो तो हम ज़मीन पे सही तरीके से नहीं चल सकेंगे। इसका दूसरा पार्ट है कि ये जो फ्रैक्शनल फोर्स है ये काइनेटिक फ्रैक्शन है या स्टैटिक फ्रैक्शन है। तो ये स्टैटिक फ्रैक्शन है क्योंकि जब हम चलते हैं तो हम एक कदम के बाद थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मेन आइडिया यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है। रीज़न, द फ्रैक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रैक्शन, while the friction force act on a body when it is in a state of motion is called kinetic friction. So when we walk on the ground, our feet are at the rest for a moment, which provides the static friction between our feet and ground. Hence we walk due to static friction and not kinetic friction. Question 7. The parking brake on a car causes the rear wheels to lock up. What would be the likely consequence of applying the parking brake in a car that is in the rapid motion? ये पार्किंग ब्रेक जो है इसको हम हैंड ब्रेक भी कहते हैं। ये आगे की दो सीटों के दरमियान एक ब्रेक है। ये हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हमें गाड़ी को खड़ी करना हो। अगर हम चलते हुए ये पार्किंग ब्रेक से अप्लाई करेंगे तो इससे पीछे वाले जो व्हील होंगे वो लॉक हो जाएंगे और जब ये व्हील लॉक हो जाएंगे तो ड्यू टू इनर्शिया गाड़ी जो है वो तो आगे की तरफ चलेगी और गाड़ी जो है वो फिसलना शुरू कर देगी, वो घसीटते हुए आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे भी मेन आइडिया है इनर्शिया ऑफ मोशन। द पार्किंग ब्रेक ऑन अ कार causes the rear wheel to lock up while the front wheels are in motion and want to be in motion due to inertia. Hence the car will skid in such situation. Question 8. Why is the surface of the conveyor belt made rough? ये वो बेल्ट है जिसके ऊपर सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इसको रफ क्यों बनाया जाता है? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, मेन आइडिया है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन नहीं होगी तो जो भी गुड्स इस कन्वायर बेल्ट के ऊपर होंगे वो स्लिप होके नीचे गिर जाएगा। इसलिए इसे रफ बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें। तो मेन आइडिया है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, बिकॉज टू इंक्रीज इट्स फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, greater force of friction reduces the motion of the object on the conveyor belt tied together. Question 9 is why does a boatman tie his boat to a pillar before allowing the passenger to step on the river bank? किश्ती वाला आपने अक्सर देखा होगा अगर आप कहीं पे सैर में गए हैं या आप किश्ती की मदद से दरिया पार कर रहे हैं तो किश्ती वाला जो है वो पहले अपनी किश्ती को बांधता है और फिर मुसाफिरों से कहता है कि अब आप उतरें। ये असल में यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन है। जब लोग किश्ती से नीचे उतरेंगे तो वो किश्ती को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे जिसकी वजह से
बोट जो है वो दरिया में जा सकती है। इसलिए बोटमैन पहले किश्ती को बांधता है और फिर मुसाफिरों को कहता है कि अब आप नीचे उतर आएं। तो यहाँ पे भी एक्शन एंड रिएक्शन है। Because when the passenger from the boat moves toward the river bank, they push the boat in backward direction with his feet, which is action. From Newton's third law of motion, the reaction of the boat is in opposite direction. However, when the boat is tied with pillar, it cannot move, and hence the passenger move out from boat easily. In uniform circular motion, is the velocity constant, is the acceleration constant. जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज स्पीड इन डेफिनेट डायरेक्शन। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, लेकिन ये एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी इसमें जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म चेंज है। चेंज तो है, एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। इसमें एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म चेंज है। इसकी डायरेक्शन, बॉडी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, लेकिन ये चेंज यूनिफॉर्म है। इसलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। मेन आइडिया यहाँ पे है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट while the acceleration is constant. In uniform circular motion, the velocity does not remain constant because the direction of the velocity changes and is tangent to the circle at each point. इस पॉइंट को समझ दें कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होती है। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। यानी अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, टेंजेंट टू द सर्कल। अगर बॉडी यहाँ पे है तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करें, सीधी लाइन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल है, टेंजेंट टू द सर्कल। अगर एक बॉडी यहाँ पे है तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होगी। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच अ सर्कल एट वन पॉइंट, while the direction of acceleration is always directed toward the center of the circle and remain unchanged. Acceleration हमेशा towards center of the circle है, इस डायरेक्शन में, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। Hence the centripetal acceleration remains constant during circular motion. You tie a brake to the end of a rope and whirl the brake around you in a horizontal circle. Describe the path of the brake after you suddenly let go of the rope. अगर एक बॉडी जो है, एक ब्रेक है, ये ईंट है और ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अगर ये ब्रेक यहाँ से एक रस्सी से बंधी है, ये रस्सी टूट जाए तो ब्रेक टेंजेंट टू द सर्कल इस तरीके से सीधी इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये ब्रेक यहाँ से यहाँ पे आके ये रस्सी टूट जाती है
तो ब्रेक इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी टेंजेंट टू द सर्कल। व्हेन वी टाई अ ब्रेक टू द एंड ऑफ द रोप and whirl the brake around us in a horizontal circle, then we provide centripetal force to the brake। ये जो रस्सी है ये इस ब्रेक को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच कीप दिस ब्रेक इन अ सर्कुलर पाथ, बट द ब्रेक अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन आवर हैंड। एक्शन एंड रिएक्शन है। जब हम रस्सी को अंदर की तरफ खींचते हैं तो हम इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं और ये ब्रेक जो है ये बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। ये एक्शन एंड रिएक्शन है। टूवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है एंड अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है। आफ्टर वी सडनली लेट गो द रोप, अगर हम रस्सी को छोड़ दें, द ब्रेक मूव अवे अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो ब्रेक है ये टेंजेंट टू द सर्कल इस डायरेक्शन में मूव करेगी। वाई इज द पोस्टेड स्पीड फॉर अ टर्न लोअर देन द स्पीड लिमिट ऑन मोस्ट हाईवेज। आपने देखा होगा कि हाईवे पे बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर ये लिखा है कि आपने इस टर्न पे कितनी स्पीड से मुड़ना है। ये जो स्पीड है इसकी लिमिट जो स्पीड लिमिट है उससे कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटरवे पे अगर 120 है तो टर्न पे ये 120 से कम होगा। इसकी क्या वजह है? इसकी मेन जो वजह है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। बिकॉज ड्यूरिंग मोशन ऑन मोस्ट हाईवे ड्यू टू द स्पीड द फ्रैक्शन इज वेरी लो एंड during slow motion the fraction increases. That is why for a turn speed is lower than the speed limit on most highways. जितनी स्पीड ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कम होगी, जितनी स्पीड कम होगी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो जब एक बॉडी टर्न करती है तो उसे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन चाहिए ताकि ये फोर्स ऑफ फ्रैक्शन गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके और गाड़ी आसानी से टर्न करे। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी तो गाड़ी फिसल सकती है और वो अवे फ्रॉम द रोड जो है वो जा सकती है। इसलिए टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो स्पीड लिमिट है वो कम रखी जाती है।